हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, एकदम चौड़े होके बैठना, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो आपके रूम में उतर जाएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। और आपको बहुत मजा आएगा। तबाही से भी ऊपर की क्लास होने वाली है और अच्छी तरीके से आपको फोकस करना है। जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे आपको उतना ज्यादा मजा आएगा। ये चैट क्यों नहीं चल रही है? पहले चैट को चलवा देते हैं, है ना। चैट को चलाया जाए, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। बिना चैट के मजा नहीं आता है। भले ही, हाँ चैट चल गई है, चैट चल गई है। चैट का अपना अलग ही मजा है। भले ही उसमें स्पैमर भी आ जाए, लेकिन चैट चलती रहनी चाहिए, है ना, तभी तो मजा है। चलिए, तो बच्चों, आज मैं आपको, कल मैंने प्रोफेस कंप्लीट कर लिया था पूरा का पूरा। उसका रिवीजन लेक्चर मैंने 1 बजे आपको डलवा दिया है। तो आप उस रिवीजन लेक्चर को देखकर भी आए होंगे। ठीक, आज आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी समझ लीजिए। आज आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बूस्टर सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड इस चैप्टर का मिलने वाला है। ठीक, इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक, और आपको क्या मिलने वाला है, ये चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा आपको 140 प्लस अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की पीपीटी मिलेगी, जिसको आप सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चन का डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीक थर्सडे की क्लास में। नेक्स्ट वीक थर्सडे की क्लास में। तो आपके पास 3 से 4 दिन रहने वाले हैं, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। तो इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार फाइनल हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। ये पहला यस सर है। ये आप इसको ऐसा मान लिए कि क्लास में सर आए हैं और आप सब बच्चे खड़े होकर सर को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो आप गुड मॉर्निंग की जगह सर के लिए यस सर लिख रहे हैं। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, भर भर के लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए और क्लास को शुरू होने की एक परमिशन दे दीजिए। इसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनका भी हौसला बढ़ाइए और उनको भी शामिल करिए। ठीक, चलिए, तो अब बहुत हो गया, चीजों को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहले ही बता रहा हूं। टॉपिक जाने वाला है हमारा मियोसिस, और मियोसिस में हम पढ़ चुके थे कल डायकाइनेसिस तक। रिवीजन लेक्चर एडवांस में दे दिया है, यहां तक हम आपको पढ़ा चुके थे। ठीक, और यहां तक हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हुआ था, जीवन में 2C था, बाकी सब में 4C लेके चल रहे थे। जीवन में 4 क्रोमोसोम थे और पेरेंट्स में भी 4 थे, और सभी में आप 4 क्रोमोसोम लेके चल रहे थे। अब आप इसके आगे जाएंगे, जब आप आगे जाएंगे, इसके आगे जब आप जाएंगे, तो ये है लेक्चर 6, ये हम हैं, ये है टॉपिक मियोसिस। और पहली जो आप हेडिंग डालेंगे आज, वो डालेंगे, ये पेन उठाया और ये हम लेके प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्रोफेस 1 के बाद आपकी हेडिंग जाएगी मेटाफेस 1। पूरा फोकस रखना। और हां, मैं भूलता कुछ नहीं हूं, ये वाली लाइन है जो आज एक्सप्लेन करनी है। मैंने यहां पर लिखा था कल, ये वाली लाइन आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो अब हम चलेंगे मेटाफेस 1 पर। मेटाफेस 1 पर इसको बढ़िया से हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ये हमने अंडरलाइन कर दिया है। यहां डायग्राम बनेगा और यहां हम लिखने वाले हैं। चीज स्टार्ट हो रही है, पूरा का पूरा फोकस करना। तो सबसे पहले मैं सेल बना लेता हूं। बाहर वाला गोला ब्लू कलर से बनाया गया था, अंदर तो गोला है ही नहीं अब। तो ये हम बना लेते हैं यहां पर मेटाफेस। ठीक, ये हम बना लेते हैं मेटाफेस। अब मुझे क्रोमोसोम बनाने हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, मुझे क्रोमोसोम बनाने हैं। मैंने ये क्रोमोसोम बनाए थे लास्ट टाइम। ये क्रोमोसोम मैंने लास्ट टाइम बनाए थे। व्हाइट में रेड था और रेड में व्हाइट था। अब मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूं। चलिए,
व्हाइट में रेड है, रेड में व्हाइट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, ये है आपका व्हाइट और व्हाइट में था आपका रेड। ये देख लीजिए, इस डायग्राम को हम, ये देख लीजिए, व्हाइट, व्हाइट में अंदर नीचे वाला डंडा है रेड। अब मैं रेड बनाऊंगा और रेड में आपका दिखाऊंगा व्हाइट। ये रहा रेड और ये रहा आपका व्हाइट। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरा भी बना लेता हूं। ये रहा आपका व्हाइट और ये रहा आपका रेड। ठीक है, ऐसे यहां बना लेता हूं, ये रेड और ये रहा आपका व्हाइट। देख लीजिए, ठीक उसी तरीके से मैंने बनाया है आपका। ये क्या है सर? ये एक बाइवेलेंट है, ये एक बाइवेलेंट है। पूरा फोकस करना, बहुत खतरनाक क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, बाइवेलेंट है। सर ये भी क्या है बेटा? ये भी एक बाइवेलेंट है। ठीक है सर, मतलब आपने यहां पर दिखाया था सर, यहां क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे नहीं बनाए, मतलब क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पर नहीं दिखाए गए हैं। ठीक है, अब ये वाला बाइवेलेंट और ये वाला बाइवेलेंट सर ने सेंटर में बना दिया, सर ने सेंटर में बना दिया। ठीक है, दोनों बाइवेलेंट सर ने सेंटर पे बनाए हैं। अब सर जरा सेंट्रोजोम दिखा दीजिए। ये रहा पहला सेंट्रोजोम और ये रहा दूसरा सेंट्रोजोम। ठीक है सर, माइक्रोट्यूब्यूल दिखाइए, माइक्रोट्यूब्यूल दिखाइए। माइक्रोट्यूब्यूल दिखाने से पहले सेंट्रोमियर देख ले। ये रहा सेंट्रोमियर, ये रहा सेंट्रोमियर और ये रहा सेंट्रोमियर। यहां ऊपर होगी प्रोटीन डिस्क जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगा, वहां भी होगा। ये देखिए, ये है काइनेटोकोर। अब आप देखिए माइक्रोट्यूब्यूल कैसे अरेंज है। ये 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 वाला माइक्रोट्यूब्यूल किसी क्रोमोसोम को टच नहीं कर रहा है। ये वाला टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है, लेकिन एक तरफ कर रहा है। देख लीजिए, यहां पर टच नहीं है, यहां टच नहीं है। यहां से माइक्रोट्यूब्यूल ऊपर वाले काइनेटोकोर पर है और यहां से माइक्रोट्यूब्यूल इसके नीचे वाले काइनेटोकोर पर है। बीच में आपका कुछ नहीं है, बीच में आपका कुछ नहीं है। अब आप ध्यान से बताइएगा, पहली चीज आप मुझे बताइए बच्चों, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है, मतलब हम दो लोग हैं और दो लोग मेरे आगे खड़े हैं। ये रुपेश है, ये रुपेश का दोस्त है। हमारे आगे भी दो लोग खड़े हुए हैं, तो एक लाइन में हम दो हैं और आगे वाली लाइन में दो लोग हैं। तो बताइए इक्वेटोरियल प्लेट कितनी है मेटाफेस 1 में? लिख के बता, लिख के बता, मानूंगा नहीं। मेटाफेस 1 में इक्वेटोरियल प्लेट कितनी है? लिख के बता। तो सबसे पहले आपके जो क्रोमोसोम है, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, कम्स, क्रोमोसोम कहां पर आ गए? दो हैं, क्रोमोसोम्स कम्स कहां आ गए सर? सेंटर में आ गए। सेंटर को इक्वेटर बोल दूं सर? बोल दीजिए। ठीक है सर, क्रोमोसोम से बेटर वर्ड यूज करिए ना। क्या वर्ड यूज करूं, तू ही बता दे। सर ऐसे लिखिए कि बाइवेलेंट इक्वेटर पर आ गए। अरे वाह, क्या बात बोली है। ऐसे बोलिए सर कि बाइवेलेंट इक्वेटर पे आ गए। ठीक है, और क्रोमोसोम लिखना चाहते हो तो सर ऐसे लिख दीजिए, होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए। तो सर या तो बोलिए होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए, या फिर बोलिए सर कि जोड़े इक्वेटर पर आ गए। बाइवेलेंट इक्वेटर पर आ गए, बाइवेलेंट इक्वेटर पे आ गए, जोड़े इक्वेटर पर आ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए। ठीक है, और यह है आपका माइक्रोट्यूब्यूल इस पोल से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपका, अगर मैं बात करता हूं HC, HC का फुल फॉर्म कल बता दिया था, होमोलोगस क्रोमोसोम।
तो होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच टू स्पिंडल फाइबर थ्रू अपोजिट पोल, थ्रू अपोजिट पोल। अब नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के, नोट डालिए और नोट में लिखिएगा सर क्या लिखेंगे कि यहां पर जब आपने मेटाफेस पढ़ा था, किसका मेटाफेस, माइटोसिस का पढ़ा था, तो वहां कितनी इक्वेटोरियल प्लेट थी सर, वहां पर एक प्लेट थी। लेकिन जब आप मेटाफेस 1 पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपकी कितनी प्लेट है सर, यहां पर हमारी 2 प्लेट है। बिल्कुल सही, माइटोसिस के मेटाफेस 1 में एक प्लेट थी, यहां पर आपकी 2 प्लेट है। तो अगर मैं तुझे क्वेश्चन दूं, इतना ही समझ आया तो इस क्वेश्चन का जवाब दे दे। पूछ लीजिए सर, पूछिए। इफ पेरेंट सेल हैव 30 क्रोमोसोम, अगर पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है, सर आप तो 4 क्रोमोसोम लेके चले। हां, तो मैं 4 क्रोमोसोम लेके समझा रहा हूं। मान ले क्वेश्चन में आ गया कि पेरेंट सेल में 30 क्रोमोसोम है, तो मुझे बता कि मेटाफेस 1 में एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे और 2 प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, बता। मेटाफेस 1 में एक प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे और मेटाफेस 1 में 2 प्लेट में टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, लिख के बता। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही तो चीज है जो टीचर को कॉन्फिडेंस देती है जब बच्चा आंसर सही लिखता है। बिल्कुल सही, 15 होंगे और सर दोनों प्लेट में उतने ही होंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। और सर अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि एक प्लेट में कितने क्रोमैटिड होंगे, एक प्लेट में कितने क्रोमैटिड होंगे, तो सर एक प्लेट में 15 क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो सर मैं 15 इंटू 2 कर दूं, कर दे, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर ये जो सिंगल क्रोमोसोम होता है इसको क्या बोलते हैं सर, जोड़े को तो बाइवेलेंट बोला, जोड़े को बाइवेलेंट बोला। सिंगल क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल क्रोमोसोम को बोलते हैं यूनिवेलेंट क्रोमोसोम, यूनिवेलेंट क्रोमोसोम। अच्छा, तो सर अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, अगर मुझसे कहा कि पेरेंट सेल में 60 क्रोमोसोम है, ठीक है, तो सर मेटाफेस 1 में, हां बोलो सर, एक प्लेट में, हां बोलो सर, कितने यूनिवेलेंट क्रोमोसोम होंगे, बताओ। अगर पेरेंट सेल में 60 क्रोमोसोम है तो मेटाफेस 1 में एक प्लेट में कितने यूनिवेलेंट क्रोमोसोम होंगे। सर सिंपल है, वही आंसर जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा सर, टोटल क्रोमोसोम 60 है, तो मेटाफेस 1 के एक प्लेट में ऊपर 30 और नीचे 30, ऊपर 30 नीचे 30, ऊपर 30 नीचे 30। सर एक प्लेट के क्रोमोसोम को ही तो आप यूनिवेलेंट कह रहे हो, तो एक प्लेट में 30, नीचे वाली प्लेट में 30, तो एक प्लेट में आपका होगा 30। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपको बोला मेटाफेस 1
द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर आ गए। ये रहा डायग्राम, ठीक है, ये रहा आपका डायग्राम। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल, ये देखिए यहां से माइक्रोट्यूब्यूल आई, यहां से माइक्रोट्यूब्यूल आई, ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक ही लगता है मुझे तो। वन इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म्ड, सर वन नहीं बनती, टू बनती है, तो सर ये तो मुझे गलत लग रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सर मुझे ठीक लग रहा है। तो सर जब दो सही लगते हैं तो फिर बोथ ए एंड सी लगा देते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो दूसरी बार अपने भाई के सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यह है मेटाफेस 1। तो सर मेटाफेस 1 के अंदर भी डीएनए का अमाउंट तो 4C ही है, बिल्कुल सही है। तो सर वो टेबल में जाइए ना, कौन से टेबल में बेटा, सर वो टेबल में जाइए ना, हाँ सर यहां लिख दीजिए मेटाफेस 1। ठीक है बेटा, मेटाफेस 1 लिख दिया। सर क्रोमोसोम का नंबर सर 4 लिख दीजिए। बेटा डीएनए का अमाउंट कितना लिखिए, 4C लिख दीजिए। एनाफेस 1, सर पहले एनाफेस 1 पढ़ा दीजिए फिर उसका लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा। ठीक है बेटा, वापस जाऊं, हाँ सर वापस जाइए। आ गया ब्लैंक स्लाइड पे, सर लेफ्ट में हेडिंग डाल दीजिए एनाफेस 1, ले बेटा डाल दी। सर इसके नीचे डायग्राम लिखना और राइट साइड में लिखना, ठीक है। चलिए सर अब चुपचाप से पढ़ाइए। एनाफेस 1, एनाफेस 1, ध्यान से समझिएगा। यहां आपको ये वाली लाइन समझ आएगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन समझाऊंगा, ठीक है। आइए एनाफेस 1, तो सबसे पहले ब्लू कलर से गोला बना लीजिए, सेल बना लीजिए। ये लीजिए सर, ब्लू कलर से सेल बन चुकी है। सेंट्रियोल बना लीजिए, सेंट्रोजोम, एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल, ये लीजिए सर बन गई है। अब जो क्रोमोसोम आपके इक्वेटर पे थे, अब ये अपोजिट पोल पे मूव करेंगे। ये क्रोमोसोम इस पोल पे जाएगा और ये क्रोमोसोम इस पोल पे जाएगा। ये क्रोमोसोम इस पोल पे जाएगा और ये क्रोमोसोम इस पोल पे जाएगा। ये क्रोमोसोम इस पोल पे, ये इस पोल पे, ये क्रोमोसोम इस पोल पे और ये क्रोमोसोम इस पोल पे। सर करके बताइए, करके बताते हैं, आ जाइए करके बताते हैं। व्हाइट रेड, ये है आपका व्हाइट, ये व्हाइट और ये है आपका रेड। उसके बाद हमें रखना है नीचे, फिर है रेड और फिर है रेड व्हाइट। ठीक है, देखिएगा जरा, ये आपका रेड हो गया, ठीक, और उसके बाद ये रेड हो गया और ये आपका व्हाइट हो गया। देख लीजिए, व्हाइट 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 रेड, व्हाइट 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 रेड, नीचे की तरफ रेड रेड देन रेड व्हाइट, नीचे की तरफ रेड रेड देन रेड व्हाइट। ठीक, अब इसको भी बना लीजिए ऐसे ही करके, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये है रेड, इसको भी बना लीजिए, ये रेड, ये रेड, ये रेड और ये रहा आपका व्हाइट। ठीक है सर, स्पिंडल फाइबर बताइए कैसे दिखेगी। स्पिंडल फाइबर देख ले, ये है तेरा सेंट्रोमियर। ठीक है सर, ये है हमारा सेंट्रोमियर और सेंट्रोमियर पर ये रहा आपका काइनेटोकोर, ये रहा आपका काइनेटोकोर। और कैसे दिखेगा वो भी देख लीजिए, यहां से ये और ये और ये और ये। तो अब तू मुझे खुद सोच के बताना, अब तू मुझे खुद सोच के बताना,
जो क्रोमोसोम थे, जो बाइवेलेंट थे, वो सेपरेट हो गए, वो आपके सेपरेट हो गए। तो जो जो बाइवेलेंट साथ में थे, तो अगर कोई पूछे कि सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहां होता है, तो आप बोलेंगे पहला पॉइंट, सेपरेशन, अच्छी तरीके से अलग हो गए, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अगर आपसे पूछा सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो आपने बोला एनाफेज 1। अगर आपसे पूछा होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस टू सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट किस फेस में करते हैं, डिप्लोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज, स्टार्ट करते हैं डिप्लोटीन, सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज। एकदम चीज को क्लियर लेके चलना, एकदम चीज को क्लियर लेके चलना। अब वो लाइन एनसीईआरटी की तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो खेल सेपरेट होना स्टार्ट, डिप्लोटीन सेपरेट हो गए, हम जुदा हो गए। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेपरेशन तभी हुआ जब आपके पास स्पिंडल फाइबर था, सेपरेशन तभी हुआ जब आपके पास स्पिंडल फाइबर था। तो स्पिंडल फाइबर कहां बनना स्टार्ट हुआ, डायकाइनेसिस में। क्यों, टू प्रिपेयर दी होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। और सेपरेशन कहां हुआ, सेपरेशन कहां हुआ, एनाफेज 1। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब टीचर कहे कि इसको बाद में पढ़ेंगे, तो टीचर पे विश्वास रखिएगा। तो अब आप देखिए, इस लाइन को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वहां कैसे समझाता, जब तक एनाफेज 1 नहीं पढ़ा है तो वो लाइन समझ ही नहीं आएगी, और एनाफेज 1 के बाद समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपको समझ में आया तो एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए। तो एनाफेज 1 में क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए, बट नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इट मींस, इसका मतलब यह हुआ, इट मींस बोथ सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम मूव, बोथ सिस्टर क्रोमैटिड, इट मींस बोथ सिस्टर क्रोमैटिड। भाई जब तुमने माइटोसिस का एनाफेज पढ़ा था, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई थी, यहां स्प्लिटिंग नहीं हुई। एक क्रोमोसोम की दोनों ही क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे आई है, एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे आई है, एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर आई है, एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर आई है। बोथ सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ वन क्रोमोसोम moves towards opposite pole। तो अगर आपसे कहें कि क्रोमोसोम जो है या बाइवेलेंट का सेपरेशन होना, अपोजिट पोल पर जाना, वो कहां हुआ आपका, वो आपका हुआ एनाफेज 1 में। तो बच्चों कितनी रोटी है, 4 रोटी है, 4 क्रोमोसोम है,
डीएनए का अमाउंट अभी भी कितना है? डीएनए का अमाउंट अभी भी 4C है। डीएनए का अमाउंट अभी भी 4C है। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remain associated at centromere। इसका मतलब हुआ नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। मैं एनसीईआरटी बूस्टर इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, अगर किसी ने सिर्फ एनसीईआरटी बूस्टर असेंबल करके मेरे और वही पढ़ लिया ना पूरा का पूरा, और लेक्चर अटेंड किए हैं वही पढ़ लिया और क्वेश्चन लगा लिए, तो भी पूरा नंबर आएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम नॉट सेपरेट, सेपरेट स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर, नो स्प्लिटिंग। homologous chromosome separate and sister chromatid do not separate and attach to centromere। आंसर जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। मजा आएगा टीलोफेस 1 में। एनाफेस 1 में क्रोमोसोम कितने हैं? 4 ही हैं। डीएनए का अमाउंट कितना है? अभी भी 4C है। और इसके बाद आएगा आपका टीलोफेस 1। टीलोफेस 1 का मतलब है मियोसिस 1 खत्म होने पर, मियोसिस 1 खत्म होने पर क्या होगा? टीलोफेस 1 का मतलब क्या है? टीलोफेस 1 का मतलब है मियोसिस खत्म होने के बाद क्या होगा? कौन सा मियोसिस? मियोसिस 1 खत्म होने के बाद क्या होगा? आ जाइए वापस से चलते हैं एनाफेस 1। एनाफेस 1 के बाद पढ़ेंगे टीलोफेस 1। यहां एक लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है? वो लाइन ये है, क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन but do not reach the extended state of interphasic nucleus। एनसीईआरटी की लाइन है, क्रोमोसोम do undergo some dispersion but do not reach the extended state of interphase nucleus। इस लाइन को 5 बार एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए नहीं कि 5 बार के बाद आएगा, नहीं, आ तो पहली बारी में भी आएगा, लेकिन मैं फिर भी 5 बार करूंगा। ये लाइन बच्चे को समझ नहीं आती है, ठीक? मैं समझाऊंगा। ज्यादातर बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। एनाफेस 1, एनाफेस 1 के बाद आपका है टीलोफेस 1। अब आप खुद सोचिए, खुद सोचिए, जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचे थे, जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंचे थे, उनके चारों तरफ क्या बनेगा? बताइए, इसके चारों तरफ क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा, लिख के बताओ। जो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंचे थे, उनके चारों तरफ टीलोफेस 1 में क्या बनेगा? लिख के बता, लिख के बता, क्या बनेगा? लिख के बता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, रीअपियर, रीअपियर। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन covered the chromosome, covered the chromosome collected। वो क्रोमोसोम जो आपके कलेक्टेड है कहां पर? अपोजिट पोल। इसका मतलब यहां पहला कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। यहां पहला कैरियोकाइनेसिस क्या होगा? कंप्लीटेड होगा। तो पहला कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा।
अभी लिखना, अभी मतलब लिख लेना, टाइम दूंगा। तो जब यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी तो भाई इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अगर मैं कहूं कि इसका साइटोप्लाज्म भी इक्वली बटेगा, अगर मैं कहूं इसका साइटोप्लाज्म भी इक्वली बटेगा, तो टीलोफेज 1 में अगर मैं कहूं कि साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, तो आप मेरे को बताइए, अगर टीलोफेज 1 में कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, मतलब 2 न्यूक्लियस बने, और साइटोकाइनेसिस भी हुआ, कैरियोकाइनेसिस भी हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, तो टीलोफेज 1 के बाद एक सेल में 2 न्यूक्लियस बनेंगे या फिर 2 सेल बनेगी, लिख के बता। टीलोफेज 1 के बाद एक सेल में 2 न्यूक्लियस बनेंगे या फिर 2 सेल्स बनेंगी, लिख के बता। 2 सेल्स बनेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर टीलोफेज 1 में अगर आपका कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस नहीं होंगे, सेल ही 2 बनेंगी और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहां पर 2 सेल्स फॉर्म्ड और 2 सेल्स बनेगी। सर 2 को बोलते हैं डायाड, डायाड ऑफ सेल, डायाड, डायाड ऑफ सेल, डायाड ऑफ सेल। ठीक है सर, हां बना दीजिए ना, बनाते हैं ना। ये ले, ये रही पहली सेल, ठीक है सर। सर दूसरी भी बनाइए ना, ये रही। सर येलो कलर का गोला भी बनाइए ना, सर येलो कलर का गोला भी बनाइए ना। येलो कलर का गोला क्यों बनाऊं? सर येलो कलर के गोले का मतलब था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बना दीजिए सर, शर्माइए मत। ये ले बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। सर नीचे भी बना दीजिए, ले बेटा। सर न्यूक्लियोलस भी दिखा दीजिए, ये लीजिए दिखा दिया है। सर 2 सेल आपकी बन गई। अब जरा व्हाइट और रेड भी कर लीजिए। ठीक है, जरा व्हाइट रेड भी कर देता हूं। ये रहा आपका व्हाइट और व्हाइट में है रेड। ये दोनों क्रोमोसोम एक सेल में गए, ये दोनों क्रोमोसोम एक सेल में गए। तो ये व्हाइट रेड वाले जो हैं आपके, व्हाइट रेड वाले जो हैं आपके, ये देखिए, ये रहे आपके व्हाइट और ये रहा आपका रेड। ये दोनों एक सेल में गए और ये दोनों एक सेल में गए। तो रेड, ये रहा आपका रेड और रेड में है व्हाइट। ठीक, ये रहा आपका रेड और रेड में है आपका व्हाइट। आपकी 2 सेल फॉर्म्ड हो चुकी हैं सर, आपकी 2 सेल फॉर्म्ड हो चुकी है टीलोफेज 1 के बाद। अब तू मुझे खुद बता, अब तू मुझे खुद बता, यहां कितने क्रोमोसोम थे? 4 थे। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? सर 2 हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम का नंबर डबल हुआ या हाफ हुआ? अच्छा, हां, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। तो सर यहां पर 2 क्रोमोसोम हैं, बिल्कुल सही। और सर यहां भी 2 क्रोमोसोम हैं, बिल्कुल सही। सर एक चीज बोलूं? हां, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं सर, हां सर, जब मैं 4 रोटी खाता हूं तो मुझे 4C न्यूट्रेंट मिलता है। सर जब मैं 4 रोटी खाता हूं तो मुझे 4C न्यूट्रेंट मिलता है।
सर अब तो मुझे 2 रोटी खाने को मिल रही है, तो बताओ मुझे कितना न्यूट्रिएंट मिला। लिख के बता चैट के अंदर, लिख के बता चैट के अंदर, लिख के बता चैट के अंदर, लिख के बता चैट के अंदर। Sometimes you have to behave like a joker. Sometimes you have to act like a kid. But it doesn't mean you are a joker of plant kingdom. I'm not a mycoplasma. I'm not a kid. I'm a 37-year-old man. But बच्चे में बच्चा बनना पड़ता है. Sometimes people call it overacting. It's not overacting, यार. We all are family men. So we understand each and everything, how to react, how to behave in a different places. But we are dealing with online students. So it is not easy to entertain all these students at online platform, because we have lots of lectures. We have to spend time for 6 to 7 hours in a day at online platform. So there are a lot of exertions. That's why sometimes you have to act like a joker. And some people call it overacting. It's not overacting, yeah. I'm giving you everything from zero to hero, everything. टीलोफेस 1, आपके 2 क्रोमोसोम आ गए और आपका यहां पर 2C और 2C। अगर आपको समझ में आया तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। जो ये माइकोप्लाज्मा वाली लाइन समझ गए होंगे, सार्केज्म, सेंस ऑफ ह्यूमर, उनको मजा आया होगा एकदम। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया तो आप अंकल, यस आई एम योर अंकल। ठीक है, तो टीलोफेस 1 में आपका 4 क्रोमोसोम का डीएनए अमाउंट 4C था, तो 2 क्रोमोसोम का डीएनए अमाउंट 2C। तो बच्चों टेबल फिल करिए, लिख दीजिए मियोसिस 1 खत्म होने के बाद हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर है 2 और डीएनए का अमाउंट है 2C। डीएनए का अमाउंट है 2C। लेके चले थे 4, लेके बैठे हो 2, लेके चले थे 2C और लेके भी बैठे हो 2C। तो बच्चों 2C का 4C हुआ और उसके बाद 2C हो गया। यहां क्रोमोसोम का नंबर यहां पे जाके हाफ हो गया। अब आप मुझे 2-3 क्वेश्चंस के जवाब देना। उससे पहले एक लाइन है जो मैंने एनसीईआरटी की बोली थी, उस लाइन को मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। वो लाइन क्या थी, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं फिर इसका मतलब समझाऊंगा। क्रोमोसोम, ये टीलोफेस 1 की लाइन है। क्रोमोसोम undergoes some dispersion, but do not reach the extended state of इंटरफेजिक न्यूक्लियस। ये लाइन है किताब की। ये रहा, ये है लाइन किताब की। ठीक, ध्यान से सुनना। पेन रख दिया मैंने साइड में, अगले 4 मिनट में इस लाइन पे लगाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब है डीकंडेंसेशन। सर यहां पर क्रोमोसोम में डीकंडेंसेशन हुआ है, डिस्पर्शन हुआ है, बट बहुत कम हुआ है।
क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन, क्रोमोसोम अंडरगो सम डीकंडेंसेशन, क्रोमोसोम के अंदर डीकंडेंसेशन बहुत कम हुआ है। बट सर जब मैं माइटोसिस पढ़ा था वहां पर टीलोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम थे वो तो पूरी तरीके से डीकंडेंस होके क्रोमैटिन बना लिए थे। आपने यहां ये लाइन क्यों नहीं लिखी, क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन? माइटोसिस के टीलोफेज में तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन। सर ये भी तो टीलोफेज 1 है, यहां ये लाइन क्यों नहीं लिखी, क्रोमोसोम डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमैटिन? बेटा माइटोसिस के टीलोफेज में क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होता था, क्योंकि वहां पर जो दो सेल बनती थी, माइटोसिस के टीलोफेज में जो दो सेल बनती थी उन दोनों सेल को इंटरफेस में जाना था, उन दोनों सेल को इंटरफेस में जाना था। माइटोसिस के टीलोफेज में जो दो सेल्स बनती थी उनको इंटरफेस में जाना था, और इंटरफेस में क्रोमैटिन जाता है, वहां क्रोमोसोम की विजिबिलिटी नहीं होती। इसलिए माइटोसिस के टीलोफेज में क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो गए थे। यहां क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन वैसा नहीं हुआ जैसा वहां हुआ था, हल्का फुल्का हुआ, क्योंकि यहां जो दो सेल बनेंगी उनको इंटरफेस में नहीं जाना, उनको इंटरकाइनेसिस करके कहां जाना है, लिख के बताओ। यहां टीलोफेज 1 में जो दो सेल बनी है, यहां टीलोफेज 1 में जो दो सेल बनी है, इनको इंटरफेस में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। हम इंटरकाइनेसिस करेंगे और उसके बाद कहां जाएंगे बताइए, उसके बाद कहां जाएंगे? मियोसिस 2 में जाएंगे, मियोसिस 2 में जाएंगे। तो टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम उतना ज्यादा डीकंडेंस नहीं होते जितना माइटोसिस के टीलोफेज में हुए थे, क्योंकि माइटोसिस के टीलोफेज से जो दो सेल बनी थी उन दोनों सेल को इंटरफेस में जाना था, और इंटरफेस में क्रोमोसोम नहीं, उसकी डीकंडेंस फॉर्म होती है क्रोमैटिन। लेकिन यहां टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम उतना ज्यादा डीकंडेंस नहीं होता, क्योंकि यहां से सेल को इंटरफेस में नहीं जाना, यहां से सेल को मियोसिस 2 में जाना है। फील हुआ तो एक बार यस लिख दीजिए, लाइन डिफिकल्ट थी इसलिए यहां पर सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा। इससे पहले आप यस नहीं लिखे कोई बात नहीं, लेकिन यहां पार्टिसिपेट करिएगा। ये लाइन आपको समझ में आई तो यस लिखिए। क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन बट डू नॉट रीच दी, बट वैसे नहीं होते जैसे कि इंटरफेस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, बट वैसे नहीं होते जैसे कि इंटरफेस के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। डू नॉट रीच द एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेसिक न्यूक्लियस। ठीक, तो क्रोमोसोम अंडरगो सम डीकंडेंसेशन, ठीक, बिकॉज हेयर सेल enter into meiosis 2, not interface, not interface. Here cell enter into meiosis 2, here cell, here cell, here two cell after telophase 1, after telophase 1, because here two cells after telophase 1, because here two cells after telophase 1 enter into meiosis 2, not interface, not interface। चलिए ये आपको समझ में आ गया है, तो अगर ये आपको समझ में आया है तो डायग्राम देख लीजिए। मेटाफेज 1, एनाफेज, पहले सेंट्रोमियर मूव कर रहा है, आर्म्स पीछे की तरफ आ रही हैं, आर्म्स पीछे की तरफ आ रही हैं,
और उसके बाद आप देखिए टीलोफेज 1 में कितने बेहतरीन तरीके से दिखाए गए हैं। ये रहे क्रोमोसोम, ये रहे क्रोमोसोम, दो दो क्रोमोसोम। चलो टीलोफेज 1 पढ़ते हैं, आ जाइए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस भी हो गया, जिसकी वजह से डायड ऑफ सेल, डायड का मतलब दो सेल्स फॉर्म्ड हो गई। ऑल्दो इन मैनी केसेस क्रोमोसोम अंडरगो सम डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब है decondension, they do not reach the extended state of interphasic nucleus, क्योंकि here cell enter into meiosis 2, so we have almost condensed chromosome, almost condensed chromosome even after telophase 1, even after telophase 1, the stage between, कल पढ़ा दिया था, टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। मियोसिस का जो पहला लेक्चर लिया था, मियोसिस का जो पहला लेक्चर लिया था वहां बताया था इंटरकाइनेसिस कैसी है, शॉर्ट लिव्ड है। यहां पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता। और इंटरकाइनेसिस के बाद आएगा प्रोफेज सेकंड, क्योंकि प्रोफेज सेकंड से स्टार्ट होगा मियोसिस सेकंड, एंड प्रोफेज सेकंड से स्टार्ट होगा मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, हाँ एक और चीज मुझे बोलनी थी। देखिए 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो ये कमेंट करते हैं कि सर आपने कहा था कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पूरा एनसीईआरटी का लेक्चर देंगे। देखिए 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो ये जानते हैं कि सर ने हर लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन की है। 10% स्टूडेंट होते हैं जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो सोचते हैं यार अब वो जाके बीच बीच में एनसीईआरटी एक्सप्लेन की है, कोई ऐसी चीज हो जाए जहां मुझे एफर्ट ना लगाना पड़े, मुझे वो सारे लेक्चर ना देखने पड़े, बस उन सब का एनसीईआरटी इकट्ठा करके मुझे कहीं से मिल जाए और मेरा काम चल जाए। तो तेरे लिए कितना आसान होता है लिखना कि हाँ सर आपने बोला था। अरे दीवाने, एक एक लाइन एक्सप्लेन की जा चुकी है, जो पढ़ने वाला है वो सब कुछ कंप्लीट भी कर चुका है, रिवीजन भी कर चुका है, और तू इस तरीके से रोता ही रहेगा। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको आई विल प्रोवाइड, ठीक है, आई विल प्रोवाइड, ठीक है। कब प्रोवाइड करूंगा बता दूंगा, ठीक है। अपनी यूट्यूब पे सीरीज आएगी एनसीईआरटी लाइन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, पूरी की पूरी, तो उसके अंदर मैं ये प्रोवाइड करने वाला हूं पूरा चैप्टर एनसीईआरटी। वहां पर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन, तो जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है वैसा एज इट इज मैं वहां पर तुम्हें पूरा का पूरा एनसीईआरटी लगाकर एक्सप्लेन करूंगा। समझ रहे हो? तो मैं 2-2 बार मेहनत क्यों करूं? और ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसके लिए वेट करने की जरूरत है, तुम्हें पूरा क्लास में डिटेल में एक एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक एक चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मैंने बचा के रखा वहां पर अपना 4 से 5 घंटे में एक चैप्टर पूरा का पूरा खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने सोचा डबल काम क्यों करना। जो आदमी इतने काम कर सकता है क्या वो 4 घंटे का एनसीईआरटी का तुम्हें लेक्चर नहीं दे सकता? जो आदमी डिसिप्लिन में है वो कुछ भी दे सकता है, याद रखना, ठीक। तो हमारे अंदर डिसिप्लिन है तो हम आपको वो भी देंगे, ठीक है, आप उसको भी देख लेना, लेकिन सिलेक्शन निकाल देना यार। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड, मतलब इंटरकाइनेसिस के बाद होगा प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड की शुरुआत, प्रोफेज सेकंड मतलब मियोसिस सेकंड की फर्स्ट स्टेज, मियोसिस सेकंड की फर्स्ट स्टेज, जो कि सिंपलर है, सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बाद इंटरकाइनेसिस के बाद आपका चालू होगा प्रोफेज सेकंड, और प्रोफेज सेकंड सिंपल क्यों है? क्योंकि प्रोफेज सेकंड नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, प्रोफेज सेकंड नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, प्रोफेज सेकंड
नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेजेस। प्रोफेज सेकंड में लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन ये सब चीजें नहीं होती। प्रोफेज सेकंड नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, इसलिए प्रोफेज सेकंड सिंपल है। किसके कंपेयर में? प्रोफेज वन, क्योंकि प्रोफेज वन में आपका लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। चलो जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो। और वो YouTube वाली सीरीज को मैं ऐसा बनाना चाहता हूं, तुम्हें बोल रहा हूं, लीक मत करना। ऐसा बनाना चाहता हूं कि वो सीरीज के बाद जीवन में कभी भी किसी को बॉटनी के लिए पेड बैच लेना नहीं पड़ेगा। उस सीरीज में जिसने पढ़ लिया, बस फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। मैं इस तरीके से एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन करूंगा। बताइए, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, डिसअपियर नहीं, रीअपियर, ये गलत हो गया। साइटोकाइनेसिस अकर, टेट्राड ऑफ सेल्स फॉर्म, टेट्राड नहीं, डायाड। बी भी आपका गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन एंड दे रीच, दे डू नॉट रीच, ये भी गलत हो गया। स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, इट इज लॉन्ग लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, ये भी आपका गलत हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर, नो डीएनए रेप्लिकेशन बट सेंट्रियोल डुप्लीकेशन आपका अकर। इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज 2 विच इज कॉम्प्लेक्स, विच इज सिंपलर। कैसा लगा क्वेश्चन? कैसा लगा? कैसा लगा? ऐसा लगा सर एक एक करके सब हमें छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा लगा जैसे एक एक करके सब हमारा साथ छोड़ते चले गए। ये देख लीजिए, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर नीट में आ जाता है तो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, और यही क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट हो जाता है। बस समय की बात है भाई, और कुछ नहीं है। समझ रहे हो? यही चीज नीट में आ जाए तो लगती भाई साहब एक तो सही होगा ही होगा। जब तू जीरो लगाता है ना तो तेरा हाथ कांप जाता, वहां ऐसा थोड़ी ना होगा। सारे गलत है, फिर से पढ़ लेता हूं, 3 बार पढ़ता। 4 मिनट तेरा ले जाता, तेरा टाइम किल कर देता ये क्वेश्चन। उसके बाद प्रेशर बिल्ड होता, प्रेशर बिल्ड होता तो जो आसान क्वेश्चन है वो भी तू गलत करता। चलो भाई, अब आएगा मियोसिस सेकंड में जाने से पहले, मियोसिस सेकंड में जाने से पहले इस टेबल को देखो। डीएनए का अमाउंट आपका 2C था और एक बार डबल हुआ, फिर पूरा सेम रहा और लास्ट में हाफ हुआ। ठीक, तो डीएनए का अमाउंट डबल करना है, हाफ करना है। ठीक है, डीएनए का अमाउंट डबल करना है, पहले डबल करना है और फिर आपका हाफ हो गया। क्रोमोसोम बस लास्ट में हाफ हुआ, लास्ट में हाफ हुआ, बीच में कहीं पर भी कोई डबल नहीं हुआ। इस चीज की गांठ बांध ले कि क्रोमोसोम कहीं डबल नहीं हुआ, बस आखिरी में जाके हाफ हुआ। डीएनए का अमाउंट एस फेस में डबल हुआ और आखिरी में जाके हाफ हो गया। ठीक, अब मुझे बता, अगर मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछूं, पूछिए ना सर, अगर मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछूं, पूछिए, अगर पेरेंट सेल में 60 क्रोमोसोम है, ठीक है, पेरेंट सेल में 60 क्रोमोसोम है, हां, तो जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे? बता, जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट होंगे? सर 4 क्रोमोसोम लेके चले थे तो 2 जोड़े बने थे, तो अगर आप 60 क्रोमोसोम लेके चल रहे हो तो सर 30 बाइवेलेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, जाइगोटीन में क्रोमैटिड कितनी होगी? सर जाइगोटीन में क्रोमैटिड कितनी होगी?
सर जाइगोटीन में 60 क्रोमोसोम होंगे, तो अगर जाइगोटीन में 60 क्रोमोसोम होंगे तो 60 इंटू 2 सर 120 क्रोमेटिड होगी। बिल्कुल सही है, 120 तेरी क्रोमेटिड होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सर डाइकाइनेसिस में कितने क्रोमोसोम होंगे? सर उतने ही होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेटाफेस 1 में मेटाफेस 1 में एक प्लेट में कितने क्रोमेटिड होंगे? 1 मिनट सर सोचने दीजिए। सर जितने क्रोमोसोम यहां थे उतने ही क्रोमोसोम मेटाफेस 1 में होंगे। ठीक है, बट सर आपने एक प्लेट में पूछा है। हां, तो सर 2 प्लेट में तो 60 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, 2 प्लेट में 60 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, और एक प्लेट में कितने होंगे? सर एक प्लेट में होंगे 30 क्रोमोसोम। और आपने एक प्लेट में क्रोमेटिड पूछी है। हां, तो सर एक प्लेट में क्रोमेटिड पूछी, तो एक काम करिए 30 इंटू 2 कर दीजिए और आपका आंसर हो गया है 60 क्रोमेटिड। आपका आंसर हो गया है 60 क्रोमेटिड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर एनाफेस 1 में हां कितने क्रोमोसोम होंगे? एनाफेस 1 में 60 ही रहेंगे। सर 60 क्रोमोसोम कितने पोल पे? बोथ पोल पे, दोनों पोल के मिलाकर। ठीक है सर। और सर अगर कोई हमसे पूछे कि एनाफेस 1 में एक पोल पे कितने होंगे? एक पोल पे 30 क्रोमोसोम होंगे। सही है सर। और सर कोई हमसे पूछे कि एक पोल पर कितने क्रोमेटिड होंगे? एक पोल पर अगर 30 क्रोमोसोम है तो 30 इंटू 2 60 क्रोमेटिड होंगे। और सर अगर हमसे कोई पूछे कि दो पोल पर कितने क्रोमेटिड होंगे? कोई हमसे पूछे दो पोल पे कितने क्रोमेटिड होंगे? दो पोल पे कितने क्रोमोसोम थे? दो पोल पे 60 थे, तो 60 इंटू 2 तेरा आएगा 120 क्रोमेटिड। 120 क्रोमेटिड। और सर अगर कोई पूछे टीलोफेस 1 में, जिसको मैं बोल सकता हूं मियोसिस 1 खत्म होने के बाद, एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 60 का हाफ कर दे, 30 क्रोमोसोम होंगे एक सेल के अंदर। तो हमसे जब भी पूछा जाता है टीलोफेस 1, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो एक सेल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो सर टीलोफेस 1 खत्म होने के बाद एक सेल में कितने क्रोमेटिड होंगे? सर एक सेल में 30 क्रोमोसोम है, 30 इंटू 2 कर दीजिए, आंसर आएगा 60 क्रोमेटिड। एक क्वेश्चन में सर हर तरह का टाइप बता दिया। मियोसिस 1 का सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में बता दिया है। सर पेरेंट सेल में 60 क्रोमोसोम थे, तो सर एस फेस में तो क्रोमोसोम चेंज होता ही नहीं है। एस फेस में तो डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम थोड़ा डबल होता है। तो एस फेस में भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 60 क्रोमोसोम। तेरी गलियां गलियां गलियां। समझ में आया तो यस लिख दे। समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख। समझ में आया तो यस लिख दे।
समझ में आया तो यस लिख। आजा फिर से देख, पेरेंट सेल में 60 क्रोमोसोम, हां सर। जाइगोटीन में कितने बाइवेलेंट? सर जब 4 क्रोमोसोम लेके चलते थे तो 2 जोड़े बनाते थे। अगर 60 क्रोमोसोम लेके बनाऊंगा तो कितने कपल बनेंगे? सर 30 कपल बनेंगे। ठीक है, तो जाइगोटीन में क्रोमैटिड कितनी हुई? सर जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम जाइगोटीन में थे। पेरेंट सेल में 4 थे तो सर जाइगोटीन में भी 4 ही क्रोमोसोम थे। तो अगर पेरेंट सेल में 60 है तो जाइगोटीन में भी 60 क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, 60 इंटू 2 120। डायकाइनेसिस में कितने होंगे? सर पूरे प्रोफेज में उतने ही होंगे, 4 लेके चले थे, प्रोफेज में 4 ही तो थे, तो 60 लेके चले हो तो 60 होंगे। मेटाफेज 1 में एक प्लेट में कितनी क्रोमैटिड होगी? सर पहले यह बताइए कि मेटाफेज 1 की दोनों प्लेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 60 होंगे। 4 लेके चले थे तो मेटाफेज 1 में 4 ही थे, तो एक प्लेट में कितने होंगे? एक प्लेट में 30 होंगे। तो सर एक प्लेट में 30 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, तो एक प्लेट में कितनी क्रोमैटिड हुई? एक प्लेट में हुई 60 क्रोमैटिड। एनाफेज में कितने क्रोमोसोम होंगे? उतने ही होंगे। 4 लेके चले थे तो 4 ही थे एनाफेज 1 में, 4 लेके चले थे तो एनाफेज 1 में 4 ही थे, तो 60 लेके चलोगे, 60 लेके चलोगे तो एनाफेज 1 में 60 क्रोमोसोम होंगे दोनों पोल पे। एक पोल पे कितने होंगे? सर 30 होंगे। एक पोल पे क्रोमैटिड कितनी होगी? सर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, 3 इंटू 2 60 कर दो। और दोनों पोल पे कितनी क्रोमैटिड होगी? सर पहले ये बताओ दोनों पोल पे कितने क्रोमोसोम है? दोनों पोल पे 60 क्रोमोसोम है, तो सर 60 इंटू 2 करके 120 कर दो। टीलोफेज 1 मियोसिस 1 खत्म होने के बाद सर हर सेल में 30 होंगे, क्योंकि 4 का 2 हो गया था तो 60 का 30 हो जाएगा, तो 30 क्रोमोसोम हो गए। तो सर एक सेल में कितनी क्रोमैटिड हुई? सर पहले ये बताओ एक सेल में क्रोमोसोम कितने हैं? 30 है, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 60 आ गया। समझ में आया तो फ्रेश वाला सब लोग पार्टिसिपेट करें। मियोसिस 1 खत्म हुआ है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो एक बार फिर से यस की बाढ़ आनी चाहिए, एक बार फिर से यस की बाढ़ आनी चाहिए। ऐसे ही मैं तुम्हें पूरा मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद पूरा चार्ट बनाऊंगा, जिसमें मियोसिस 1 का चार्ट और मियोसिस 2 दोनों का चार्ट होगा, कंप्लीट चार्ट होगा। फिर हम क्वेश्चन करेंगे पूरा मियोसिस के बाद कितना होगा। अभी तक मियोसिस 1 तक पढ़ाया तो मियोसिस 1 तक का तुम्हें बताया। थैंक यू, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया। ले तो अब एक क्वेश्चन तू करेगा, है ना, तू मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है मेरी, तू करेगा। आ जाओ। अगर मैं तुझसे कहूं कि टीलोफेज 1 या मियोसिस 1 खत्म होने के बाद 50 क्रोमोसोम है, ये अंडरस्टूड है, ये बताना नहीं पड़ेगा कि एक सेल में, ये अंडरस्टूड है कि सर जो लिख रहे हैं वो एक सेल के लिख रहे हैं। तो मुझे बता पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम रहे होंगे? पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम रहे होंगे? बता, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम रहे होंगे? बता। पेरेंट सेल से में कितने रहे होंगे? बिल्कुल सही है, पेरेंट सेल में रहे होंगे 100 क्रोमोसोम, तभी तो मियोसिस 1 के बाद आपके 50 क्रोमोसोम हैं। बिल्कुल सही। चल अब बताना मुझे, ठीक, ये तो तुमने जाना क्रोमोसोम के बारे में। अब जरा डीएनए के बारे में देखिए। यहां है 2C, एस में हुआ 4C, हर जगह सेम है। यहां हुआ 2C, यहां 2C क्यों हुआ? अरे बाबा 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाई, 4 रोटी के न्यूट्रेंट 4C थे, 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 तो भाई 2 रोटी के न्यूट्रेंट तो 2C होंगे ना। हाँ, तो चल अब मुझे
इसी तरीके से एक क्वेश्चन डीएनए का बनाता हूं। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो हमने क्रोमोसोम से रिलेटेड किया था। अब आपको क्वेश्चन कराता हूं डीएनए वाला। अब आप करेंगे डीएनए वाला। ये रहा डीएनए का क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोला पेरेंट सेल में, अगर मैं आपको बोला पेरेंट सेल में, बैठे रहना, पूरा खत्म करना है चैप्टर इसको। अगर मैं बोला पेरेंट सेल में आपका 40 पिकोग्राम डीएनए है, ठीक है सर, 40 पिकोग्राम डीएनए है, तो G1 में कितना होगा सर? 40 होगा। S में कितना होगा? 80 होगा। G2 में कितना होगा? 80 होगा। पूरे प्रोफेस 1 में कितना होगा? 80 होगा। मेटाफेस 1 में कितना होगा? 80 होगा। एनाफेस 1 में कितना होगा? 80 होगा। बता जरा टीलोफेस 1 में कितना होगा? टीलोफेस 1 में कितना होगा? टीलोफेस 1 में कितना होगा? बता जरा टीलोफेस 1 में कितना होगा? टीलोफेस 1 में कितना होगा? टीलोफेस 1 में बता कितना होगा? टीलोफेस 1 में होगा आपका 40। आपका होगा 40। बिल्कुल सही। और सर जो आपने पढ़ाया था वहां आप पेरेंट सेल में कितना लेके चले थे? 2C लेके चले थे। G1 में कितना था? 2C था। S में कितना था? 4C था। G2 में कितना था? 4C था। प्रोफेस 1 में कितना था? 4C था। मेटाफेस 1 में कितना था? 4C था। एनाफेस 1 में कितना था? 4C था। टीलोफेस 1 में कितना था? 2C था। अगर 2C इक्वल है 40 के तो 4C क्या होगा? 40 का डबल 80। 4C 80, 4C 2C 2C, 4C का हाफ 2C, तो फिर 80 का हाफ 40। बच्चों फील हुआ तो यस लिख दीजिए, फील हुआ तो यस लिख दीजिए, फील हुआ तो यस लिख दीजिए। अब मैं तुम्हें नीचे से ऊपर लेके जाता हूं। बच्चों ऊपर से नीचे आना आसान होता है, नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होता है। कोई आदमी उठा हुआ है, 1 मिनट लगता है गिरने में, बट गिर के उठने में दिक्कत आती है। अब इसका आंसर बताना। अगर एक पेरेंट सेल में, अब आंसर बताना, ठीक है। अगर टीलोफेस 1 के बाद, मियोसिस 1 के बाद आपके पास 60 डीएनए है, तो G1 S G2 में डीएनए कितना होगा? चलिए नीचे से ऊपर आएंगे। प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। नीचे से ऊपर आएंगे 60 डीएनए दिया हुआ है, ठीक है। बताइए टीलोफेस 1 मियोसिस 1, बताइए अब। 60 120 60 60 120 120 60 120 120 60 120 120 60 120 120 60 120 120 60 120 120। यहां 60 है, 60 है, यहां क्या है? 60 है। आप देख लीजिए 2C था, 2C का डबल 40, 60 है। इसका मतलब यहां कितना रहा होगा? 120, यहां 120, यहां 120, यहां 120, यहां 120। यहां डीएनए डबल हुआ, इसका मतलब इसका आधा रहा होगा यहां पर। एकदम नसों में उतर गया है ये नशा। तो एक बार दिल बना दो यार। यस तो बहुत टाइम से लिख ही रहे हैं, एक बार ये दिल भी तो बना दो। तो बच्चों
ये आपको समझ में आ गया है। पूरा का पूरा इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फिर उसी डेटा से आपको बताया, डीएनए का जो डेटा लिया था उसी डेटा से आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया है। ठीक, कभी कोई एक आधा कोई ऐसा बच्चा गलत कमेंट कर दे और टीचर कुछ ऐसे गलत शब्द आवेश में भूल जाए तो उसको कभी माइंड मत करना यार, है ना। उससे कभी ऐसे बुरा नहीं मानना। हमारा भी कंट्रोल लेवल होता है, बट कभी कभी कंट्रोल लेवल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं तो गुस्सा आ जाता है। तो कभी ऐसा कभी हो जाए तो भाई इसकी कभी क्लिप क्लिप बना के यूट्यूब वगैरह पे मत डालना, क्योंकि जो लोग हमसे नहीं पढ़ते हैं, जो भी पेरेंट्स हैं इधर उधर के, है ना, तो वो जब उस क्लिप को देखेंगे तो उससे एक गलत इंप्रेशन खराब होगा। वो तो ये कहेंगे कि टीचर तो लुक्खा है, लुच्चा है, किस शब्दों का प्रयोग कर रहा है, बट उसको नहीं मालूम ना टीचर क्लास में किस तरह के कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो वो एक क्लिप के ऊपर आपको जज कर लेगा, है ना। तो कभी कुछ ऐसा हो जाए तो उसको कभी माइंड मत करिएगा। ठीक है, मैं दिल का बहुत अच्छा आदमी हूं। ठीक है, चलो तो लिख दीजिए एक बार यस सर। अब ये आपका खत्म हो गया। चलिए, अब जब मैं आपका मियोसिस खत्म कर दूंगा, मियोसिस खत्म कर दूंगा, देखो कितने सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हाउ मेनी मियोसिस ये कराऊंगा, फिर ये न्यूमेरिकल, 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 फिर ये PYQ 2024। यहां से PYQ स्टार्ट हो गए भाई। बहुत खतरनाक सैलाब आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। आग लग जाएगी भाई, आग लग जाएगी, आग, सैलाब आएगा भाई, खतरनाक वाला, तुम देख लो। अभी तो मैंने तुम्हें वही क्वेश्चंस कराए दो तीन अपने बना के, क्योंकि अभी हमने मियोसिस 1 पढ़ा है। मियोसिस कंप्लीट होने के बाद ये 18 न्यूमेरिकल, 18 बार यस बोला था मैंने, 18 न्यूमेरिकल तुम्हें कराए जाएंगे मियोसिस के ऊपर। ऐसा उधेड़ के रख दूंगा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद चलेंगे PYQ और PYQ के बाद चलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 52। तो जो एनसीईआरटी बूस्टर, इसके अलावा और मेरे पास 50 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, PYQ हो जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे बेटा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इंटरकाइनेसिस आया, मियोसिस 1 के बाद क्या आया, इंटरकाइनेसिस आया। इंटरकाइनेसिस में आपको पहले बता चुका हूं, मियोसिस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरकाइनेसिस बता दिया था कि इंटरकाइनेसिस एक गैप होता है, इसके बाद सेल मियोसिस 2 में एंटर करती है। चलिए अब आप डालिए हेडिंग मियोसिस 2। ठीक, अब आप मेरे साथ डालेंगे हेडिंग मियोसिस 2। भाई मियोसिस 2 खत्म करेंगे, उसके बाद टेबल बनाएंगे कंप्लीट, मियोसिस 2। अब आप मेरे को बताइएगा, अब मियोसिस 2 में आप मेरे को बताइएगा कि ये जो दो सेल थी आपकी, ये दो सेल जो थी, ये एक गैप के बाद आपकी एंटर करेंगी मियोसिस 2 में। बिल्कुल सही। तो ये दोनों सेल मियोसिस 2 में आपकी एंटर करने वाली है। तो ये दोनों सेल मियोसिस 2 में एंटर करेंगी। और सर मियोसिस 2 की शुरुआत कहां से होगी, मियोसिस 2 की जो शुरुआत होगी वो होगी प्रोफेज सेकंड से। ठीक है सर, इसका मतलब यहां पर आप प्रोफेज सेकंड समझाएंगे, बिल्कुल सही। और उसके बाद आप समझाएंगे मेटाफेज सेकंड, बिल्कुल सही। यहां मेटाफेज सेकंड समझा देंगे। ठीक है सर, इसके बाद आप समझाएंगे एनाफेज सेकंड, बिल्कुल सही। और सर इसके बाद क्या समझाएंगे, इसके बाद सर समझाएंगे टीलोफेज सेकंड। मतलब यहां खत्म होगा तेरा मियोसिस 2। ये वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना,
प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ये टेबल बना दीजिए। यहां बनेगा डायग्राम, 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 यहां हम लिखेंगे। ठीक है, ये टेबल बना दीजिए। एक स्लाइड में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। तो अब ये दोनों सेल प्रोफेज सेकंड में एंटर करेगी। सर जब दोनों सेल प्रोफेज सेकंड में एंटर करेगी, हां, तो अब जरा बता, इसकी एनसीईआरटी बूस्टर मैं इकट्ठी पढ़ूंगा, इकट्ठी रीड करूंगा। ठीक है, अभी पहले मैं एक स्लाइड में ये खत्म करूंगा, फिर मैं इकट्ठा रीड करूंगा इसकी एनसीईआरटी बूस्टर। जब ये दोनों सेल प्रोफेज सेकंड में एंटर करेंगी, तो मुझे बता इन दोनों सेल का क्या डिसअपियर होगा, इन दोनों सेल का क्या डिसअपियर होगा, लिख के बता। लैंडस्केप नहीं, नहीं नॉर्मल भी, मतलब ऐसे रख, इसी को लैंडस्केप ही बोलते हैं ना, मतलब कॉपी को ऐसे रख ले जैसे है, एज इट इज रख। ठीक है, तो क्या गायब होगा प्रोफेज सेकंड में, क्या गायब होगा बताइए। सर प्रोफेज सेकंड के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। तो आपका न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया। ठीक है, डिसअपियर हो गया है आपका। ठीक है, मेन पॉइंट लिख दिया मैंने, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया। ठीक है, एक लाइन लिखी एनसीईआरटी में क्रोमोसोम कंडेंसेशन वाली, वो मैं वहीं बताऊंगा। ठीक, तो अब जरा डायग्राम बना, इन दोनों सेल को प्रोफेज सेकंड में बना। तो ब्लू कलर का गोला बनाना, सिर्फ ब्लू कलर का गोला बनाना। ठीक है सर, सिर्फ ब्लू कलर का गोला बनाऊंगा। ये रहा पहला गोला, ठीक है सर, और ये रहा दूसरा गोला। येलो कलर का गोला मैंने मिटा दिया, व्हाइट में रेड, व्हाइट में रेड। ठीक है सर, ये है आपका व्हाइट, ये है व्हाइट, और व्हाइट में ये है रेड। ठीक है, और ये है आपका व्हाइट, और व्हाइट में है आपका रेड। ठीक है, तो व्हाइट बना दिया है, आपका रेड बना दिया है। ठीक है, व्हाइट बना दिया है और आपका रेड बना दिया है, व्हाइट रेड, और बनेगा रेड में व्हाइट, रेड रेड, और ये रहा व्हाइट, ये रहा व्हाइट। ये दो सेल बना दी। अब ये दोनों सेल आएंगी मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 में आएंगी, ये दोनों सेल मेटाफेज 2 में आएंगी। ठीक है, मेटाफेज 2 में जो क्रोमोसोम है वो आ जाएंगे इक्वेटर पर। कितनी प्लेट होगी सोच के बता। मैं तेरे सामने सेल बना रहा हूं, तू प्लेट बताना, तू प्लेट बताना कितनी प्लेट होगी। देख, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, ये वाइट, और ये रहा तेरा रेड, ये रहा तेरा रेड। कितनी प्लेट है सोच के बता, कितनी प्लेट है सोच के बता, कितनी प्लेट है। हर सेल में कितनी प्लेट है, एक प्लेट है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहां पर जो प्लेट है वो है तेरी एक, लेकिन मेटाफेज 1 में तेरी प्लेट थी 2। ठीक, तो यहां पर अगर मैं तुझसे पूछूं कि मेटाफेज 2 में कितनी प्लेट है, एक प्लेट है। सॉरी, मेटाफेज 2 में एक है, मेटाफेज 1 में 2 थी, और माइटोसिस के मेटाफेज में, माइटोसिस के मेटाफेज में एक प्लेट थी। तो यहां प्लेट सेम है। किस किस की प्लेट सेम है, मेटाफेज 2 की और माइटोसिस की प्लेट सेम है। इसलिए भी लोग कहते हैं कि मियोसिस 2 माइटोसिस के सिमिलर है। एक कारण ये भी है, एक कारण ये भी है, पर ये मेन कारण नहीं है, ये मेन कारण नहीं है। इसका मेन कारण मैं आपको बताऊंगा। जितनी माइटोसिस के मेटाफेज 1 में प्लेट थी, उतनी ही प्लेट मेटाफेज 2 में है। तो इसका मतलब मियोसिस 2 माइटोसिस के सिमिलर है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, सिली रीजन। मेन रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक,
अब इसके बाद सेल गई एनाफेज 2 में। घूस बम्प आएगा, तैयार रहना, घबराना नहीं। और ये रही आपकी सेल और ये रही आपकी सेल। स्पिंडल बना देता हूं, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, 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 काइनेटोकोर, 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 काइनेटोकोर। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, और ये भी देख, और ये भी देख। ठीक, ये देख और ये देख। ठीक है सर, ये हमारा बन गया है। अब यहां पर स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो आप मुझे बताइए, पहली बार होमोलोगस क्रोमोसोम की दोनों सिस्टर क्रोमैटिड कहां सेपरेट हुई? व्हाइट, 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 और व्हाइट में रेड, व्हाइट में रेड, व्हाइट में रेड। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखते ही रहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो अब सोच के बताना, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई, इसका मतलब पहली बार बोथ सिस्टर क्रोमैटिड जो आपस में जुड़ी हुई थी ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। अब यहां डीएनए का अमाउंट 2C था, 2C था, बिल्कुल सही है। तो भाई यहां भी कितना था? 2C था, और इसमें भी 2C था। यहां पर 2C था और यहां भी 2C था। जब तक मैं ना पूछूं तब तक जवाब मत देना, जब तक मैं ना पूछूं तब तक जवाब मत देना, ठीक है? गलत दोगे नहीं तो जवाब, पहले मुझे पूछने देना। बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। अब देख, इसको तोड़, इसको तोड़। ये रेड व्हाइट ऊपर चला गया, रोजी रोटी गिर गई थी भाई। ये रेड व्हाइट, रेड और रेड के साथ व्हाइट, उसके बाद ये रेड और रेड के साथ व्हाइट, और ये रेड रेड नीचे आ गया। ये देखिए, रेड रेड। ये है तेरी माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर, ये है तेरी स्पिंडल फाइबर। अब बता, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल देख, यहां पर लंबा है, यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल लंबा है, यहां लंबा है, और यहां माइक्रोट्यूब्यूल छोटा हो गया। खींचना है ना, खींचना है। तो यहां पर जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो तेरा शॉर्ट हो गया। माइक्रोट्यूब्यूल जो है तेरा शॉर्ट हो गया। ठीक, अब मैं तुझसे एक चीज पूछूंगा और तू मुझे जवाब देना। ठीक, राहुल है जो 2 रोटियां खाता है, ठीक, 2 कंप्लीट रोटी खाता है। राहुल ने 2 कंप्लीट रोटी खाई, ठीक है? राहुल ने 2 कंप्लीट रोटी खाई, तो उसके शरीर में न्यूट्रिएंट गए 2C। सोच के बताना एकदम अभी जवाब। राहुल ने जब 2 कंप्लीट, 2 पूरी रोटी खाई, गोल रोटी खाई, 2 पूरी गोल रोटी खाई, तो न्यूट्रिएंट गए 2C। अगर राहुल, अगर राहुल 1 2 3 4, अगर राहुल 4 आधी रोटी खाएगा तो कितने न्यूट्रिएंट रहेंगे? लिख के बता, लिख के बता। ये जिसने 1C लिखा ना, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे
साला रोटी का एग्जाम्पल देके पूछा, वहां भी तुमने साइंस घुसा दी। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। तू एक काम कर, आज तू अपने घर में 2 रोटी खा और कल मम्मी को कहना कि मम्मी 4 हाफ रोटी दे दो। अब एक 4 हाफ रोटी खाएगा तब भी तो शरीर में उतना ही पोषण लगेगा जितना 2 फुल रोटी में लगा। अब समझा, अब समझा। आज मम्मी दोपहर में मेरे लिए 2 चपाती लाएंगी तो मैं दोनों की दोनों पूरी खा जाऊंगा, और सर रात में मैं इन दोनों चपाती के 4 टुकड़े कर लूंगा और हाफ हाफ करके खाऊंगा। अबे तब भी तो तूने उतनी रोटी खाई। हाँ। टूसी, टूसी। समझ आया तो यस लिख, समझ आया तो यस लिख, समझ आया तो यस लिख। आज की क्लास बहुत खतरनाक है, तुम देखते जाना। ठीक है, समझ आया तो यस लिख, समझ आया तो यस लिख। अभी अभी देख घूस बम मिलेगा तकड़ा वाला, अभी देखते जा। समझ आया तो यस लिख। कई अभी भी बैठे होंगे, नहीं यार टूट गया है तो 1 से होना चाहिए। अरे दीवाने। अरे दीवाने। चलिए भाई आया। अब सोच, जवाब देना, नमक का कर्ज अदा करना। इसमें 2 क्रोमोसोम है। इसमें क्रोमोसोम कितने हैं? इसमें 2 हैं, इसमें कितने हैं? लिख के बता, लिख के बता। इसमें क्रोमोसोम 2 हैं, इसमें कितने हैं? लिख के बता। लिख के बता। 4, 4, 4। यही तो खेल है, यही तो खेल है। अरे यही तो खेल है, अरे यही तो खेल है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हुआ, डबल हुआ, डबल हुआ। क्रोमोसोम का नंबर 4 हुआ, क्रोमोसोम का नंबर 4 हुआ। बट एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, बट एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। फील हुआ तो यस लिख। एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है और यहां हर जगह एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थी, 2 क्रोमैटिड थी। फील हुआ तो यस लिख। फिर से लिखो, यस की लाइन आनी चाहिए, यस की, यस की लाइन आनी चाहिए एकदम फटाफट। यस, फील हुआ तो यस लिख। अब है टीलोफेज सेकंड। टीलोफेज सेकंड। तो इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है रे? पेरेंट सेल G1 S G2, नया टेबल बनाओ, नया टेबल बनाओ। प्रोफेस 1, नया टेबल बनाओ। मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, मतलब मियोसिस 1 खत्म होने के बाद। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड पे खत्म होगा मियोसिस 2। यहां लिखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहां लिखो डीएनए अमाउंट। भरो,
पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम लेके चले थे सर? पेरेंट सेल में लेके चले थे 4। G1 में कितने थे? 4। S में कितने थे? 4। G2 में 4। प्रोफेस 1 में 4। मेटाफेस 1 में 4। एनाफेस 1 में 4। टीलोफेस 1 मियोसिस 1 के बाद 2। प्रोफेस सेकंड में 2। मेटाफेस सेकंड में 2। एनाफेस सेकंड में 4। टीलोफेस सेकंड में अभी बताया नहीं। ठीक है, अगर अभी नहीं बताया तो अच्छी बात है, तो तू भी खाली लिख। ये कितने लेके चला था? 4। 2 तक बता दिया था, यहां तक हम बता चुके हैं। डीएनए का अमाउंट कितना था? 2C। G1 में कितना था? 2C। S में कितना था? 4C। उसके बाद G2 में कितना था? 4C। प्रोफेस 1 में 4C। मेटाफेस 1 में 4C। एनाफेस 1 में 4C। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद सर 2C। ठीक है, प्रोफेस सेकंड के बाद सर 2C। मेटाफेस सेकंड में 2C। एनाफेस सेकंड में 2C। अब बचा है क्या? यहां फिल करना है और यहां फिल करना है। ठीक, चलिए आइए फिल करेंगे। यहां तक खुद बिना देखे टेबल भरना है यहां तक, और फिर मेरे से मैच करा लेना बाद में। खुद भरो, मेरा देख के मत भरो। तुम्हारे पास सारा लिखा हुआ डेटा, खुद भरो, खुद भरो। और यहां हम आपके सामने भरेंगे। मांग भरो मेरी, आ जाओ। टीलोफेज सेकंड। ठीक, इसका एनसीईआरटी बूस्टर मैंने भी रोक दिया है, इकट्ठा कराऊंगा ताकि खत्म हो जाए अभी। ठीक है, आ जाओ। टीलोफेज सेकंड। अब इससे 2 सेल बनेंगी। ठीक, इससे 2 सेल बनेंगी, इससे 2 सेल बनेगी। इसका मतलब यहां पर कैरियोकाइनेसिस भी होगा आपका। टीलोफेज सेकंड में कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा। इसका मतलब यहां पर 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। भाई 2n से n हुआ था, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हुआ था। इसका मतलब ये सेल कैसी है? n है। ये कैसी है? n है। ये सेल कैसी है? n है। ये कैसी है? n है। यही तो करने आई है आपकी मियोसिस 2। तो अब यहां से 2 सेल बनेंगी। बनाइए सर, 2 सेल बनाइए। पहली सेल तो ये रही, दूसरी भी बनाइए, ये रही। अब बताइए, इससे 2 सेल बनी है, कौन वापस आएगा? कौन वापस आएगा? कौन वापस आएगा? बताइए, यहां कौन वापस आएगा? टीलोफेज सेकंड में कौन आएगा? प्रोफेज सेकंड में कुछ चीज डिसअपियर हुई थी जो आपकी वापस आएगी। बताइए सर, एस में तो 4C होगा, तो 4C नहीं लिखा क्या? एस में 4C तो लिखा है। अबे ये पेरेंट है मेरे भाई, अब ये काम भी करूं। ये पेरेंट है, फिर ये G1 है, फिर ये S है, फिर ये G2 है, फिर ये प्रोफेस 1 है, फिर ये मेटाफेस 1 है, ये एनाफेस 1 है। अब ये थोड़ा करेगा मास्टर ये। ठीक है, बताइए कौन आएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा। अब ऐसे अच्छा थोड़ा लगता मास्टर अब ये काम भी करेगा। तेरी गलियां गलियां गलियां, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस आएंगे। मतलब पीले कलर का गोला बनेगा। बहुत मिस किया, पीले कलर का गोला बनेगा। ये लो, पीले कलर का गोला बनेगा। ये रहा न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियोलस। मतलब यहां पर आपका आ गया है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। हैप्लॉइड सेल्स बनी है। ये भी कैसी है? हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड। अब ये ऊपर के 2 क्रोमोसोम, ये वाले,
ये वाले, ये दो यहां पर आ गए, ये रहा सेंट्रोमियर, ये रहा सेंट्रोमियर। अब ये व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, व्हाइट रेड, ये और ये देखिए। अब आप मुझे बताइए कि हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? सर 2 क्रोमोसोम हैं इन ईच सेल। 2 क्रोमोसोम है इन ईच सेल, 2 क्रोमोसोम है इन ईच सेल। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद कितने क्रोमोसोम थे? हर एक सेल में 2 ही थे। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद हर एक सेल में 2 ही थे। मियोसिस 2 खत्म होने के बाद भी हर एक सेल में 2 ही है। यहां पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई। मियोसिस 2 के अंदर एक प्लेट बनती है। मियोसिस 2 के अंदर स्प्लिटिंग होती है। किसकी स्प्लिटिंग? सेंट्रोमियर की। और ये दोनों काम माइटोसिस के मेटाफेज में भी होते हैं। ये दोनों काम माइटोसिस के मेटाफेज में भी होते हैं। इसलिए मियोसिस 2 को सिमिलर कहा जाता है माइटोसिस के। अब जरा यहां से 2 सेल बना दीजिए, यहां से भी 2 सेल बना दीजिए, यहां से 2 सेल बना दीजिए। ये बन गई पहली सेल, ये बन गई दूसरी सेल। येलो कलर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ले आइए, येलो कलर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ले आइए, ये आ गई। यहां भी ले आइए, ये आ गई। न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया। ये भी सेल कैसी? हैप्लॉइड और हैप्लॉइड है। अब ये देखिए, ये दोनों एक सेल में आ जाएंगे। रेड, रेड, व्हाइट, व्हाइट। ये देखिए, अब ये नीचे के जो रेड हैं, रेड, 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 ये एक सेल में आ गए। अब तुम देखो, इसमें व्हाइट व्हाइट वाला क्रोमैटिड है, इसमें व्हाइट रेड वाला है, इसमें रेड व्हाइट वाला है, इसमें रेड रेड वाला है। इसका डीएनए व्हाइट व्हाइट वाला है, इसका व्हाइट रेड है, इसका रेड व्हाइट है, इसका रेड रेड है। इसका मतलब ये चारों सेल्स, कितनी सेल्स बनी टोटल? टोटल कितनी सेल्स बनी सर? टोटल 4 सेल बनी। 4 हैप्लॉइड सेल, मतलब टेट्राड। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। और ये चारों सेल एक दूसरे के सिमिलर है या डिसिमिलर है? इसका डीएनए देख लीजिए, व्हाइट व्हाइट, व्हाइट रेड, रेड व्हाइट, रेड रेड। तो ये चारों सेल आपस में भी और पेरेंट के भी डिसिमिलर है, क्योंकि पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर देख लो कितने हैं और यहां कितने हैं। तो ये चारों सेल आपस में भी और पेरेंट से भी डिसिमिलर है, क्योंकि ये सेल सब मियोसिस कर कर आई है, मतलब क्रॉसिंग ओवर कर कर आई है। ये चारों सेल्स जो बनी है ये मियोसिस से बनी है, और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये चारों सेल्स, और 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड dissimilar to each other and parent। था ना खतरनाक? अब मुझे बता, हर सेल में क्रोमोसोम 2 हैं, हर सेल में क्रोमोसोम 2 हैं, हर सेल में क्रोमोसोम 2 हैं। इसका मतलब यहां पर भी क्रोमोसोम 2 है। फर्क क्या आया? यहां एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, यहां एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड है। यहां एक क्रोमोसोम में
तेरा एक क्रोमैटिड है और यहां एक क्रोमोसोम में तेरा दो क्रोमैटिड है। यहां एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है। इसको हटाओ, ये भीड़ कर रहा है। हाँ अब ठीक है, काम की चीज रखो ना। वो तो बच्चा अंडरस्टूड है, खुद मिला लेगा ना ऐसे करके। ये कॉलम मिला लेगा, ये कॉलम मिला लेगा, खुद मिला लेगा। ठीक है, एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है और यहां पर आपका एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। अगर फील हुआ तो एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए यार, बहुत देर से सम्मान नहीं बढ़ाया। अगर फील हुआ तो एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए। अगर आपको ये चीज फील हुई है तो एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए, एक बार सम्मान बढ़ा दीजिए। अभी डीएनए की बात मैंने की नहीं। डीएनए की बात तो मैं अभी करूंगा, डीएनए की बात तो मैं अभी करूंगा, डीएनए की बात मैं अभी करूंगा। अब तू मुझे खुद बता, हाँ खुद सोच के बताना, ठीक। हाँ सर, जब मैं, सर, हाँ जब मैं, हाँ हाँ बोल बेटा। सर जब मैं 4 कंप्लीट रोटी खाता था तो मुझे न्यूट्रिएंट मिलता था 4C, ठीक है। उसके बाद सर मेरे भाई ने 2 कंप्लीट रोटी खाई, उसको न्यूट्रिएंट मिला 2C, ठीक है। आगे बोल। सर मेरा एक और छोटा भाई है, हां सर उसने 4 आधी रोटी खाई तो उसको न्यूट्रिएंट मिला 2C, ठीक है। सर मेरा एक और भाई है। उसने 2 आधी रोटी खाई। अरे जब 4 आधी रोटी खाई तो न्यूट्रिएंट था 2C। कान में घुसा होगा, साइड रख दिया होगा निकाल के। तो जब 2 आधी रोटी खाई तो कितना न्यूट्रिएंट आया? ये होता है नमक का कर्ज अदा करना। सब लोग पार्टिसिपेट करिए और अपना आंसर दीजिए। मैंने कुछ बोला ही नहीं और तुमने आंसर दे दिया, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ कहा नहीं और तुमने समझ लिया। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। देखा, मैंने कुछ बोला ही नहीं, तुम सबने 1C 1C लिखना शुरू कर दिया। अरे दीवाने, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट। आज की क्लास एक ऐसी क्लास थी जब नशा धीरे धीरे बढ़ता गया, स्क्रीन प्ले बिल्ड किया। क्लाइमेक्स पे आग लगा दी बाबा। क्लाइमेक्स पे आग लगा दी बाबा। मेरा भाई, मेरे कितने भाई हैं ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा भाई 4 आधी रोटी खाता था तो उसके शरीर में 2C न्यूट्रन जाता था। अब मेरा भाई 2 आधी रोटी खा रहा है। अरे लिखना, ए मां, ए मां, ए लिखना रे, ए लिखना। अरे दीवाने। बोला था ना। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। तेरे भाई की क्लास है, ओवर एक्ट नहीं है रे बाबा, ओवर एक्ट नहीं है, तेरे भाई की क्लास है। 1C 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 1C। अब इसके ऊपर कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा। साला पूरा चार्ट तैयार है बाबा, पूरा चार्ट तैयार है। माँ, ए माँ, पूरा चार्ट तैयार है। कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा, हिला डालेंगे, हिला डालेंगे। कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा, हिला डालेंगे, हिला डालेंगे। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब सुनना, मैं तुम्हारे लिए लाया था 18 न्यूमेरिकल। ये देखिए, ये है कंप्लीट मियोसिस के न्यूमेरिकल, कंप्लीट मियोसिस के न्यूमेरिकल हैं ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। अब मेरी बात समझना, मेरी बात समझना अच्छे बच्चे की तरह। अभी तो रिवीजन दूंगा पूरा, अभी पूरा का पूरा रिवीजन दूंगा।
अब सुनना मेरी बात, ध्यान से समझना, मेरी बात को सुनना। जो थर्सडे आएगा उसमें हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पूरे कंप्लीट मियोसिस पर न्यूमेरिकल करेंगे 18। उसके बाद अभी जाना मत, अभी पढ़ाऊंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बताऊंगा तुम्हें कुछ चीजें। अभी ये मत सोचना कि सर रिवीजन प्लानर देंगे, नहीं, अभी पढ़ाऊंगा, अभी कुछ काम का है। उसके बाद सर एनसीईआरटी बूस्टर रीड करेंगे। किसका रीड करेंगे सर? एनसीईआरटी बूस्टर, मियोसिस सेकेंड का। उसके बाद सर क्या करेंगे? तुमको पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे 2024 से लेके 2013 तक के। ठीक है सर। इसके अलावा 52 क्वेश्चंस मिक्स्ड ऑप्शन के साथ न्यू क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड करेंगे। तो इनको टोटल मिलाकर हमारे पास होने वाले हैं करीब 140 क्वेश्चन। ओएमआर लेकर बैठना, ओएमआर। तो इससे तुम्हें ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस भी आएगी। तो जब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन को इतना कराऊंगा कि एक क्वेश्चन का आंसर बताने में मैं कम से कम 30 से 45 मिनट लूंगा। ठीक है, 30 से 45 मिनट लूंगा। ओएमआर लेके बैठना और तुम्हें खुद फिल करना है, पूरा का पूरा तुम्हें खुद फिल करना है। ठीक है, पूरा का पूरा तुम्हें खुद फिल करना है। तो सर आज आप हमें क्या देने वाले हैं? आज क्या है बेटा? आज है सैटरडे। सबसे पहले तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पूरा का पूरा। और हाँ, एक टॉपिक और है, न्यूमेरिकल कराऊंगा और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस बताऊंगा। ठीक है, सैटरडे को क्या होगा? सैटरडे को मतलब आज हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पूरे कंप्लीट मियोसिस के, जिसमें मियोसिस भी होगा और सिग्निफिकेंस भी होगा। और क्या मिलेगा? एनसीईआरटी बूस्टर अनसॉल्व मिलेगा कंप्लीट। सॉल्व तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सॉल्व अभी किया ही नहीं है। सॉल्व मिलेगा आपको थर्सडे को, क्योंकि अभी हमने पूरा कहां सॉल्व किया है? मियोसिस 2 तो हमने किया ही नहीं, अभी मियोसिस 2 का एनसीईआरटी बूस्टर हमने किया ही नहीं है। इस दिन आपको मिलेगा सॉल्व। ठीक है। और सर मंडे को क्या देने वाले हो? मंडे को क्या देने वाले हो? मंडे को क्या देने वाले हो? मंडे को ये सारे क्वेश्चन की अनसॉल्व्ड पीपीटी एडवांस में मिलेगी। क्यों मिलेगी? ताकि तू थर्सडे को अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि तू घर से कर कर आएगा। ये चीज क्लियर है तो यस लिखिए। ये चीज क्लियर है तो यस लिखिए। मियोसिस के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व मत करना, मैं कराऊंगा। बहुत तरह के न्यूमेरिकल हैं कि सीड बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए, n+n/4 का फॉर्मूला लगता है, उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। इन न्यूमेरिकल के अलावा वो वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। अभी मियोसिस का कोई न्यूमेरिकल नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं कराऊंगा ना अपने तरीके से। मैं तुम्हें लेकर आया ना मियोसिस तक, मैंने तुम्हें सिखाया ना करना, तो मैं तुम्हें कराऊंगा ना, तुम अपने आप से मत करना। ठीक है सर, हम अपने आप से नहीं करेंगे, वचन देते हैं। मैं कराऊंगा ना भाई, मैं अपने तरीके से कराऊंगा, एकदम तुरंत हो जाएगा, मैं कराऊंगा। जब तू एक पेरेंट सेल लेकर आया था
हाँ सर, मैं एक पेरेंट सेल लेकर आया था, बना जरा पेरेंट सेल, ये रही सर। कितना बनाया था इसमें डीएनए? सर 2C लिया था। कहाँ गई थी? ये गई थी सर इंटरफेस करने के लिए। तो जब इंटरफेस करने गई थी, ये गई थी इंटरफेस करने, तो जब ये इंटरफेस करने गई थी तो इसमें कितना डीएनए हो गया था? सर इसमें डीएनए हो गया था 4C। किसमें? सर इंटरफेस करने के बाद। इस सेल ने क्या किया? सर इस सेल ने मियोसिस 1 किया। तो जब इसने मियोसिस 1 किया तो कितनी सेल बनी? सर मियोसिस 1 किया तो 2 सेल बनी। तो इसमें डीएनए का अमाउंट कितना था? सर इसमें 2C था, इसमें 2C था। क्या करने के बाद? सर मियोसिस 1 करने के बाद। इसके बाद क्या किया? सर इसके बाद इंटरकाइनेसिस करने के बाद इन सेल्स ने मियोसिस 2 किया। इसने भी क्या किया? मियोसिस 2 किया। कितनी सेल बनी? सर यहां बनी हमारी टोटल 4 सेल। तो 2C का क्या हो गया? सर 2C का हो गया 1C 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 1C। ठीक है सर, क्रोमोसोम भी बता दीजिए। ये डिप्लॉयड थी, इंटरफेस करने के बाद भी डिप्लॉयड रही, मियोसिस 1 करने के बाद हैप्लॉयड हो गई। हैप्लॉयड हो गई क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या हुआ? हाफ हुआ। और यहां क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, यहां क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। यहां पर मियोसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा, इसलिए ये N रहा। मियोसिस 2 के बाद सारी सेल N क्यों रही? मियोसिस 2 के बाद सारी सेल N इसलिए रही क्योंकि मियोसिस 1 के बाद जब मियोसिस 2 में गए तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा। मियोसिस 1 के बाद भी 2 था, मियोसिस 2 के बाद भी 2 था। मियोसिस 1 में 2N का N क्यों हुआ सर? क्योंकि भैया क्रोमोसोम आधे हो गए। क्रोमोसोम हाफ हो गए। ठीक है सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। हाँ सर मजा आ गया। और अगर पूरे का रिवीजन दे दूं एक बार और तो फिर कैसा? अरे सर मजा ही आ जाएगा फिर तो ले ले बेटा, फिर मजा ले फिर। कई भाग गए होंगे उस टाइम अरे सर ने तो पढ़ा दिया, हो गया सर, तो बता रहे थर्सडे को क्या होगा, सैटरडे को क्या होगा पिक्चर तो देखी नहीं जैसे केजीएफ में हुआ था, नंबरिंग आ गई थी उसके बाद मेन चीज तो उसके बाद बताई थी केजीएफ 3 भी आएगी फिर लोग दोबारा गए थे देखने मैं गया था, मैंने लगातार 2 बार देखी थी क्योंकि वो नंबरिंग के बाद मैं भी भाग गया था फिर मैं दोबारा गया था देखने, उसी पार्ट को देखने के लिए, है ना। क्या करें भाई, वो मूवी इतनी खतरनाक है, फैन है हम उस मूवी के। मेटाफेस 1 में जो बाइवेलेंट थे वो इक्वेटोरियल पे आ गए। ठीक, एनसीईआरटी मत पढ़ना इसकी, मैं पढ़ाऊंगा पहले। इक्वेटर पर आ गए, ठीक है। कितनी प्लेट है सर? 2 प्लेट है। माइटोसिस के मेटाफेस में कितनी थी? 1 प्लेट थी। पेरेंट सेल में अगर 30 क्रोमोसोम है तो मेटाफेस 1 के 1 प्लेट में कितने होंगे सर? 30 के हाफ होंगे 15, और 2 प्लेट में सर उतने ही होंगे। कितने होंगे? 30। एक प्लेट में कितनी क्रोमेटिड होगी? सर एक प्लेट में क्रोमोसोम 15 है तो 15 टू 30 कर दीजिए। अगर पेरेंट में 60 क्रोमोसोम है तो मेटाफेस 1 की एक प्लेट में कितने यूनिवेलेंट होंगे? यूनिवेलेंट का मतलब है सिंगल क्रोमोसोम, तो सर यहां भी आंसर आपका 60 क्रोमोसोम है तो एक प्लेट में कितना होगा? एक प्लेट में आधा होगा, तो आधा क्रोमोसोम मतलब 30, तो यूनिवेलेंट क्रोमोसोम हो गए 30। एनाफेस 1 में क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ बट सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो जो क्रोमोसोम मूव किया उसकी सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ी हुई है। ठीक, एनाफेस में क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए। तो जो मेंडल का लॉ होता है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो यहां प्रूफ होता है। वो मैं यहां नहीं बता रहा हूं, वो जेनेटिक्स में बताऊंगा। टीलोफेस 1 के अंदर 2 सेल बन गई, हर सेल में 2-2 क्रोमोसोम आ गए। जब मैं 4 रोटी खाता था तो 4C न्यूट्रन मिलते थे, अब मैं 2 रोटी खा रहा हूं कंप्लीट तो मुझे 2C न्यूट्रन मिल रहा है। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, यहां 2 सेल्स आपकी बन गई डायड ऑफ सेल्स। ठीक, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वापस आ गए।
क्रोमोसोम्स के अंदर यहां वैसा डीकंडेंसेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर सेल्स जो दो बनी है उनको इंटरफेस करने नहीं जाना सर, उनको मियोसिस 2 करने जाना है। इसलिए क्रोमोसोम्स यहां वैसे नहीं होते जैसे कि इंटरफेस के न्यूक्लियस में होते थे। क्रोमोसोम डू नॉट रीच द स्टेट ऑफ इंटरफेसिक न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन कराया था, अच्छे से 2 बार समझाया था, ये भी आपको करा दिया था। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियोलस, ये तो पढ़ा दिया, टीलोफेज 1 है ना, ये तो पढ़ा दिया था। फिर है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। तो वो जो 2 सेल्स बनी थी वो प्रोफेज सेकंड में एंटर करी, प्रोफेज सेकंड में एंटर करी, उनमें डीएनए अमाउंट 2C था, क्रोमोसोम भी 2 थे, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गए। मेटाफेज में इक्वेटर पर आ गए, यहाँ आपकी एक प्लेट है इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर पर आ गए, डीएनए का अमाउंट सेम है, यहाँ टूट गए। 2 रोटी खाओ या 4 आधी रोटी खाओ, न्यूट्रिएंट तो 2C ही रहेगा ना, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 2 हो गए, यहाँ एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमेटिड है, यहाँ 2 क्रोमेटिड है। अब इससे 2 सेल बनी, एक सेल में ये 2 चिड़िया गई, एक सेल में ये 2 चिड़िया गई, इससे 2 बनी, एक सेल में ये 2 चिड़िया गई, एक सेल में ये 2 चिड़िया गई। तो अगर 4 आधी रोटी खाते हैं तो 2C अमाउंट मिलता है, 2 आधी रोटी खाएंगे तो 1C मिलेगा। इसका मतलब डीएनए का अमाउंट यहाँ हाफ हुआ, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर आपका सेम रहा। और ये चारों सेल एक दूसरे के कैसी हैं, डिसिमिलर है। ठीक, यहां मैंने आपको पूरा चार्ट बना दिया, ठीक, और ये मैंने आपको अभी भी समझाया। कमेंट जरूर करना आज ऐप में क्लास खत्म होने के बाद और बताना कैसा नशा था आज का, मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, मेरा तो हो गया भाई। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। थैंक यू। ना कोई फालतू बात, ना कोई भसड़, ना कोई अननेसेसरी का मोटिवेशन, ना कोई फालतू जोक, सिर्फ पढ़ाई।